नमस्कार साथियों। देखिए आज जो हमारे जो पोइम है वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स जो है उसके हम PYQs करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 2011 से 2024, ठीक है ना, तब तक के हम PYQs करते हैं। देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये PYQs जो है आप इनको पहले तो खुद ही करें, उसके बाद ये जो वीडियो सोल्यूशन को उसको बाद में देखें, और फिर उसके बाद पूरी डैफोडिल्स जब आपने पूरी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिए है, ये PYQs भी कर लिए हैं, सारे के सारे नोट्स वगैरह पढ़ लिए हैं, उसके बाद ही टेस्ट में अपीयर हों। उसके बाद आपका एक ये टेस्ट के बाद एक टेस्ट और होता है आपका, उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं हर पोएम के। तो उस टेस्ट को पहले एक बार अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने के बाद ही उसमें अपीयर हो। फिर उसके बाद आपकी ये चारों पोएम हो जाएंगी, सबके एक टेस्ट हो गए आपके। फिर इसके बाद इन चारों का एक साथ टेस्ट होगा, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, फिर मेजर टेस्ट होगा, इस तरीके से, है ना। तो हम देखते हैं इसको। ये अभी आपके रिसेंटली एग्जाम हुई, उसमें आया है 2024 का ही पे। देखिए क्वेश्चन है, देखिए वैसे ये क्वेश्चन जो है आपको इसको करने के लिए आपको केवल ये पोइम डैफोडिल्स के बारे में आपने पढ़ रखा है, तो आप इसका आंसर सही कर दोगे। फाइन। देखो चॉइसेस हैं, विच वन इज अ रॉन्ग असेसमेंट ऑफ द गिवन पोइम्स। ये नीचे पोइम दी गई है, इनमें से किस वाली का जो है गलत तरीके से आकलन किया गया है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट है, देखो फर्स्ट हमने कहा है कि रिटन इन 1819, यानी कि ओड टू द वेस्ट विंड 1819 में लिखी गई है। शैली हैड द पीटरलू मसेकर इन माइंड, और इस पोइम को लिखते वक्त शैली के माइंड में जो है पीटरलू का मसेकर था। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये। सेकंड है, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न वाज इंस्पायर्ड बाय कीट्स स्टडी ऑफ एल्गिन मार्बल्स इन ब्रिटिश म्यूजियम। सेकंड ये है कि भाई कीट्स जो है उसने ग्रीशियन अर्न जो लिखी, तो उस वक्त लिखते वक्त वो एल्गिन मार्बल जो है जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में उससे इंस्पायर्ड था। थर्ड है, डैफोडिल्स बाय वर्ड्सवर्थ इज अ सोनेट इंस्पायर्ड बाय अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स ही एनकाउंटर्ड इन अल्सवाटर। कि भाई इसने कहा है कि डैफोडिल्स जो है वर्ड्सवर्थ का एक सोनेट है, और ये इंस्पायर्ड है उसके जो अल्सवाटर पर उसने जो बहुत सारे डैफोडिल्स देखे, उसको उससे इंस्पायर है। तो देखो ये बात तो सही है कि वो इंस्पायर्ड किससे है, ही एनकाउंटर्ड इन अल्सवाटर। अल्सवाटर जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट के पास जो एक झील है, उसमें उसने बहुत सारे डैफोडिल्स देखे और उन डैफोडिल्स से इंस्पायर्ड है। ये बात तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सोनेट नहीं है। ठीक है, ये जो है पोएम जो है सोनेट नहीं है। आप यदि इसको देखेंगे तो इसमें 6 लाइन के 4 स्टैंजाज हैं, तो कितनी हो गई 24 लाइन्स। तो 24 लाइन्स हो गई, तो क्या हुआ, सोनेट हुआ नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ठीक है ना। अब बात ये तो गलत है, लेकिन हमें और बात होना चाहिए कि भाई सही है या नहीं है। तो देखिए हम एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहले है रिटन इन 1819 में लिखी गई ओड टू द वेस्ट विंड। ठीक है, और शैली हैड अ पीटरलू मसेकर इन हिज माइंड। तो देखो ये बात बिल्कुल सही है कि ओड टू द वेस्ट विंड 1819 में लिखी गई। 1820 में ये प्रोमीथियस अनबाउंड के साथ पब्लिश हुई। ये बातें सही हैं। ठीक है, अब हम ये देखें पीटरलू मसेकर जो है वो उसके माइंड में था या नहीं। तो देखिए अब सबसे पहले हमें एक चीज़ देखनी है कि पीटरलू मसेकर क्या है। पीटरलू मसेकर, MASSACRA। ठीक है, हमें ये देखना है कि पीटरलू मसेकर जो है उसके माइंड में है या नहीं। फाइन। पीटरलू मसेकर जो है कब हुआ, पहली बात तो ध्यान रखना है, ये हुआ था 16 अगस्त 1819 में। एक्चुअली क्या था, देखो आपको समझना है कि एक व्यक्ति था, ठीक है, जिसका नाम था हेनरी हंट। ओके, एक पर्सन था हेनरी हंट, और ये इंग्लैंड में जो रिफॉर्म्स हो रहे थे उन रिफॉर्मर्स का लीडर था। उसको अरेस्ट कर लिया गया। जब उसको अरेस्ट कर लिया गया तो बहुत सारे लोगों की गैदरिंग हुई एक जगह, और उन गैदरिंग पर जो है आर्मी ने, सेना ने क्या किया, उनके ऊपर अत्याचार किए। उसमें बहुत सारे लोग घायल हो गए, और बहुत सारे लोग घायल होने के साथ साथ कुछ लोग जो है मर भी गए। तो ये जो चीज़ है रिफॉर्म के, ये जो लोग क्या चाहते थे, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स चाहते थे, और ये रिफॉर्म्स के लिए ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी वजह से वहाँ गैदरिंग हुई थी, लेकिन उपयोग मसेकर हुआ। तो शैली जो है अपनी ओड टू द वेस्ट विंड में भी रिफॉर्म्स की बात करता है। ठीक है ना, वो नए आइडियाज़ की बात करता है। तो आपने देखा कि, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि, और उसी साल जब शैली ने ये पोइम लिखी, ठीक है ना, उसी साल ये जो है पीटरलू मसेकर हुआ था। तो इसलिए ये बात भी सही है कि ओड टू द वेस्ट विंड लिखते वक्त जो शैली है उसके माइंड में पीटरलू मसेकर था। ठीक है,
ओके, देखिए एक और उसी वक्त 1819 में उसने एक और वर्क लिखा था और उसका नाम था मास्क ऑफ अनार्की। उसी वक्त उसने एक वर्क और लिखा था जिसका नाम था मास्क ऑफ अनार्की। तो ये भी जो है इससे इंस्पायर्ड है, पीटरलू जो मैसेकर हुआ था उससे इंस्पायर्ड है। तो हमें ध्यान रखना है ओड टू द वेस्ट विंड और ये मास्क ऑफ अनार्की दोनों के दोनों जो है किससे इंस्पायर्ड है, ये पीटरलू मैसेकर से पीटरलू मैसेकर से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सही था। अब सेकंड देखिए, सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या आया कि ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न वाज इंस्पायर्ड बाय कीट्स स्टडी ऑफ एल्गिन मार्बल्स इन द ब्रिटिश म्यूजियम। तो देखो ये आप जो ग्रीशियन अर्न में ये सारी बातें हैं, लेकिन आप समझिए क्या है। देखो यहां एक रेफरेंस है ELGIN एल्गिन मार्बल्स। देखो वैसे क्रिटिक्स कहते हैं कि बहुत सारी चीजें जो थी उनसे वो इंस्पायर था ओड ऑन ग्रीशियन अर्न लिखने के लिए। उसमें जो है ज़्यादातर क्रिटिक्स इस बात में फेवर करते हैं कि भाई एल्गिन मार्बल्स जो है उससे वो प्रभावित था। ठीक है, अभी एल्गिन मार्बल क्या है, देखो एक पर्सन है जिसका नाम है, अच्छी तरह समझिए आप, टॉमस ब्रूस। एक पर्सन है जिसका नाम है टॉमस ब्रूस, और ये टॉमस ब्रूस जो है ये स्कॉटलैंड का एक नोबलमैन है। ठीक है, स्कॉटलैंड में एक नोबलमैन है ये जो टॉमस ब्रूस है। ठीक है ना, ये रहने वाला कहाँ का है, स्कॉटलैंड में एक जगह है जिसका नाम है एल्गिन। स्कॉटलैंड में एक जगह है जिसका नाम है एल्गिन, और ये एल्गिन जो है वहाँ का अर्ल है, यानी कि क्या हो गया, अर्ल ऑफ एल्गिन। अर्ल क्या होता है, देखो ये अर्ल है, ड्यूक है, ये इंग्लैंड में उस टाइम पर डेजिग्नेशंस हुआ करती थी, पदवियां। जैसे हमारे यहाँ पे हम कहते हैं कि सामंत है, राजा होते थे, राजाओं के सामंत होते थे, जमींदार होते थे। इस तरीके से वहाँ पर इंग्लैंड में ये जो अर्ल है, ड्यूक है, ये इस तरीके की डेजिग्नेशन है। ठीक है ना, रॉयल फैमिली के या रॉयल लोगों के। ठीक है, तो ये एल्गिन जो है एक स्कॉटलैंड में एक प्लेस का नाम है, उस प्लेस का ये अर्ल था। ठीक है, अब ये अर्ल था तो इसको किस नाम से भी जाना जाता है, इसको लॉर्ड एल्गिन के नाम से भी जाना जाता है। देखो वैसे तो इसका नाम क्या है, टॉमस ब्रूस, स्कॉटलैंड का एक नोबलमैन है, लेकिन ये एल्गिन नाम की जगह जो है वहाँ का अर्ल है। अर्ल जैसे आप कहते हो अर्ल ऑफ सरी, तो सरी अर्ल ऑफ सरी जैसे आप कहते हो, तो इसका मतलब सरी नाम की जगह का अर्ल। ठीक है, वैसे ही है, वैसे उसका नाम हेनरी हॉवर्ड है, आप जानते हो। तो अर्ल ऑफ एल्गिन, रियल नाम टॉमस ब्रूस। ठीक है, स्कॉटलैंड का नोबलमैन है, अर्ल ऑफ एल्गिन है, इसको लॉर्ड एल्गिन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है एक इंग्लिश जो है एम्बेसडर भी था, और ये क्या किया इसने, एथेंस से, ठीक है, जो ग्रीस है वहाँ एथेंस से, ये वहाँ से कुछ जो है मार्बल की स्टैचूज लेकर आया। क्या लेकर आया, मार्बल स्टैचूज, मार्बल की कुछ मूर्तियां लेकर आया। ठीक है ना, अब वो सारी की सारी स्टैचूज जो है कहां पर रख दी गई, ब्रिटिश म्यूजियम में रख दी गई। कहां रख दी गई, ब्रिटिश म्यूजियम में रख दी गई। फाइन, आप एक बार फिर देखिए, टॉमस ब्रूस ये अर्ल ऑफ एल्गिन है। ठीक है, और इसको ही लॉर्ड एल्गिन कहते हैं, और ये जो है एथेंस से कुछ मार्बल की स्टैचूज लेकर आया और उन स्टैचूज को जो है ब्रिटिश म्यूजियम में रख दिया। ठीक है, उन स्टैचूज में से एक अर्न भी थी। जैसे ग्रीस, आपको पता है कि कीट्स जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित था ग्रीस से। ठीक है ना, ग्रीक कल्चर से, ग्रीक आर्ट से, ग्रीक कल्चर से। तो अब उनमें से जो इतनी सारी चीज़ें लेकर आया, स्टैचूज लेकर आया, उनमें वो जो है अर्न भी लेकर आया, और वो सारी अर्न और स्टैचूज जो है कहाँ पर, ब्रिटिश म्यूजियम में रखती। ठीक है, अब कीट्स जो है उसने क्या किया था 1817 में, कीट्स ने क्या किया था 1817 में, कीट्स जो है उसने अपने फ्रेंड के साथ इस ब्रिटिश म्यूजियम में विजिट किया। 1817 में ब्रिटिश म्यूजियम में विजिट किया, और जब उसने ब्रिटिश म्यूजियम में विजिट किया तो उस वक्त एक पोएम भी लिखी थी। वो ब्रिटिश म्यूजियम में गया तो ये जो सारी मार्बल स्टैचूज हैं और ये जो ग्रीस से जो आपका लॉर्ड एल्गिन जो सारी चीज़ें लेकर आया था उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। तो उसने एक पोएम भी लिखी थी, ऑन सीइंग एल्गिन मार्बल्स। मार्बल्स का मतलब स्टैचूज मेड ऑफ मार्बल्स, मार्बल की बनी हुई स्टैचूज। तो उसने पोएम भी लिखी थी ऑन सीइंग एल्गिन मार्बल्स। जैसे कीट्स ने एक पोएम लिखी थी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू
चैपमैन्स होमर, ठीक है ना, जब उसने चैपमैन के द्वारा ट्रांसलेटेड होमर को पढ़ा था तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ऐसे ही इसने ये पोएम लिखी। फाइन। और इसी तरीके से ये माना जाता है कि ये जो पोएम है, जो ग्रीशियन अर्न है, वो भी इस जो है लॉर्ड एल्गिन की जो मार्बल्स हैं या लॉर्ड एल्गिन्स की जो मार्बल की स्टैचूज हैं, ठीक है ना, जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हैं, उनसे ये पोएम इंस्पायर्ड है। तो अब आपको समझ में आ गया। तो देखो हम यहाँ पे देखते हैं इस चीज़ को, आपको समझ में आ जाएगी बात। सेकेंड हमारा पॉइंट था ओड ऑन ग्रीशियन अर्न वॉज इंस्पायर्ड बाय कीट्स स्टडी, कीट्स का अध्ययन करना, कीट्स के द्वारा अध्ययन किया जाना। म्यूजियम में गया तो उसने उसको देखा, अध्ययन किया। एल्गिन मार्बल्स, अब एल्गिन मार्बल्स आपको समझ में आ गया, एल्गिन के द्वारा लाई गई मार्बल की स्टैचूज, ठीक है ना। एल्गिन मतलब लॉर्ड एल्गिन, ठीक है ना, यानी टॉमस ब्रूस। तो लॉर्ड एल्गिन के द्वारा लाई गई मार्बल की स्टैचूज जो कहाँ रखी हुई हैं, ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई हैं, तो उनसे कीट्स इस पोएम को लिखते वक्त इंस्पायर्ड था। तो यस, ये बात भी सही है। फिर नेक्स्ट है My Last Duchess was preceded by an epigraph Ferrara that details the identity of the Duke and Duchess। तो देखो यहाँ पे समझिए आप, ये जो है रॉबर्ट ब्राउनी की पोएम है, आपके सिलेबस की है सारी पोएम, ठीक है। माई लास्ट डचेस, तो प्रिसीडेड बाय एपिग्राफ। तो पहले तो आप ये समझेंगे एपिग्राफ क्या होता है। देखो पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं एपिग्राफ क्या होता है। देखिए एपिग्राफ कोई वर्ड हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकती है, कोई मोटो हो सकता है। एपिग्राफ कोई वर्ड हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकती है, और या फिर कोई मोटो हो सकता है। आई रिपीट, एपिग्राफ क्या होता है, देखो एपिग्राफ जो है ए वर्ड हो सकता है, ए वर्ड और फ्रेज और मोटो। एक वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, कोई मोटो हो सकता है, कोई शब्द समूह या कोई लक्ष्य, ठीक है ना, हो सकता है, ठीक है। दैट इज प्लेस्ड, जिसको रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, बिफोर अ पोएम, किसी पोएम से पहले, और अ बुक, या फिर कोई बुक लिखते हो उससे पहले। और ये क्या करता है, दैट इंडिकेट्स, जो बताता है, किसके बारे में बताता है, इट्स थीम। सबसे पहले तो देखो हमने ये कहा कि माई लास्ट, इसमें ये ऑप्शन था कि माई लास्ट डचेस जो है उससे पहले एक एपिग्राफ है, ठीक है ना। हमने कहा माई लास्ट डचेस से पहले एक क्या है, एक एपिग्राफ है। तो एपिग्राफ समझे पहले तो क्या होता है, एपिग्राफ कोई शब्द हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, कोई मोटो हो सकता है, ठीक है ना, जो आप किसी बुक से पहले, किसी पोएम से पहले, ठीक है ना, किसी भी आर्ट से पहले आप उसको रखते हो, और जो उस पोएम की या उस बुक की क्या बताता है, उसकी थीम के बारे में इंडिकेट करता है। जब आप इस पोएम को पढ़ते हैं माई लास्ट डचेस, तो माई लास्ट डचेस पोएम स्टार्ट होने से पहले लिखा होता है FERRARA, ठीक है ना, फरारा। इसके आगे क्या लिखा है, फरारा। अब ये फरारा देखो क्या है, अब ये क्या एक ऐसा वर्ड है क्या कि जो किसी थीम को इंडिकेट करता है। यदि कोई ये वर्ड है और जो किसी थीम को इंडिकेट करता है तो ये बात सही है, एपिग्राफ है। तो देखो फरारा जो है एक्चुअली में एक प्लेस है, एक प्लेस का नाम है इन इटली। इटली में एक प्लेस का नाम है, ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं इस पोएम की सेटिंग इटली है, ठीक है ना। तो ये एक फरारा जो है एक प्लेस का नाम है इटली में, ठीक है। अब वहां पर क्या हुआ था, फरारा इटली में एक जो है ड्यूक था, और ड्यूक का नाम था अल्फांसो द सेकंड, ठीक है। अब अल्फांसो द सेकंड ड्यूक कहाँ का था, फरारा का, तो उसे ड्यूक ऑफ फरारा बोलेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया वो, ड्यूक ऑफ फरारा। देखो अल्फांसो सेकंड, और अल्फांसो सेकंड ड्यूक था, और ड्यूक कहाँ का था, वो ये जो जगह इटली में एक प्लेस है जिसका नाम है फरारा, ठीक है ना। तो वो फरारा का ड्यूक था। अब वो कौन से नंबर का था वो आपको अभी इससे लेना देना नहीं, वो तो हम पोएम पढ़ेंगे जब ध्यान रखेंगे कि वो 5th नंबर का था, ठीक है ना। वो अभी उसकी वाइफ थी एक ल्यूक्रीजिया, उसकी वाइफ थी ल्यूक्रीजिया, और ऐसा मानते हैं कि उसने अपनी वाइफ ल्यूक्रीजिया जो है उसको जहर देकर मार दिया। तो फरारा, जैसे ही फरारा वर्ड है तो ये इससे थीम की तरफ इंडिकेट करता है कि देयर वाज अ ड्यूक एंड अ डचेस। एक ड्यूक था और एक डचेस थी, ठीक है ना। और ड्यूक ने क्या कर दिया, उस डचेस को मरवा दिया। फाइन। तो ये फरारा वर्ड जो है आपको उस इटली शहर की उस कहानी, उस राजा और उस रानी, उस ड्यूक और डचेस की जो है थीम के बारे में बताता है। तो इसका मतलब क्या है, ये फरारा वर्ड जो है किसका काम करता है, एपिग्राफ का काम करता है। फाइन। तो देखो अब हमने ये पढ़ा कि भाई ये है क्या, ऐसा तो आप देखिए
हमने कहा कि माई लास्ट डचेस इज प्रीसीडेड, माई लास्ट डचेस से पहले क्या आता है, एपिग्राफ आता है, और एपिग्राफ क्या आता है, फरारा, ठीक है ना। और ये फरारा क्या करता है, दैट डिटेल्स द आइडेंटिटी, जो डिटेल करता है, बताता है आइडेंटिटी के बारे में, किसकी आइडेंटिटी के बारे में, ड्यूक और डचेस की। जैसे आप फरारा तो फरारा इज अ प्लेस इन इटली, और जब से इस पोएम को पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि ये स्टोरी किससे इंस्पायर्ड है या कौन सी स्टोरी बताना चाह रहा है। ये पोइट जो है एक 16th सेंचुरी की एक स्टोरी बताना चाह रहा है, इटालियन ड्यूक की, और ड्यूक का नाम अल्फांसो द सेकंड है, जो कि ड्यूक ऑफ फरारा है, ड्यूक ऑफ फरारा फिफ्थ ड्यूक ऑफ फरारा, जिसने कि अपनी वाइफ को ऐसा माना जाता था कि पॉइजन देकर मरवा दिया। उसकी वाइफ का नाम यानी उसकी डचेस का नाम क्या था, ल्यूक्रीजिया। फाइन, तो इससे आपको ये सारी की सारी जो है उस थीम के बारे में डिटेलिंग हो जाती है। तो ये भी ऑप्शन सही है, एक केवल थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो गलत था, और वो बहुत क्लियर गलत था, क्योंकि ये जो है डैफोडिल्स आप जानते हो सोनेट नहीं है। फाइन, आगे देखिए नेक्स्ट। तो ये अभी आपको 19 नवंबर को जो पेपर हुआ उसका क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट है, चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ वेल्थ। ठीक है, आप चूज कीजिए एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ वेल्थ गिवन इन द लाइन बिलो। इस लाइन में दिया है, क्या दिया है उसने, What wealth the show to me had brought। देखो इसमें वो कहता है I gazed and gazed, वो कहता है देखो I gazed, फिर वो कहता है and gazed, ठीक है ना। वो कहता है I gazed and gazed, फिर वो कहता है little thought, वो कह रहा है मैं देखता हूं लेकिन बहुत ही बिल्कुल नहीं के समान मेरे अंदर ये विचार आता है कि व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। तो आई गेज एंड गेज, ठीक है ना। फिर उसके बाद कहता है लिटिल थॉट, ठीक है ना, व्हाट द वेल्थ टू मी हैड शो। और मुझे बिल्कुल भी ये विचार नहीं आता कि क्या यहां वेल्थ का मतलब हो गया प्लेजर, प्लेजर या जॉय, और शो का मतलब होता है द साइट ऑफ डैफोडिल्स, द साइट ऑफ डैफोडिल्स, और यू कैन से ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ डैफोडिल्स। तो ये जो ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ डैफोडिल्स है, इसका जो प्लेजर है, इसका जो जॉय है, ठीक है ना, वो जो जॉय है वो जो है द शो, वो कह रहा है कि वो कह रहा है द व्हाट वेल्थ, क्या प्लेजर, द शो मतलब साइट ऑफ डैफोडिल्स टू मी हैड ब्रॉट, मेरे लिए लाए हैं। मुझे इस वाली बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, विचार नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, ठीक है ना। वो तो मुझे जब बाद में पता लगा, व्हेन इन वेकेंट एंड पेंसिव मूड, ठीक है ना, वो कह रहा है जब मैं वेकेंट या पेंसिव में हूँ, दैट इनवर्ड, ठीक है ना, और मेरी जो इनवर्ड आइज जो हैं यानी मेरी इमेजिनेशन में, ठीक है ना, दे फ्लैश्ड अपॉन माय इनवर्ड आइज, ठीक है ना। वो कहता है जब मैं अकेले में होता हूँ तब एकदम से वो मेरे सामने प्रकट हुए और मुझे उसी तरीके का आनंद हुआ, तब मुझे पता लगा क्या वेल्थ थी। तो ये वेल्थ का मतलब क्या है, प्लेजर से। तो देखो यहाँ पे मनी, डैफोडिल्स, आंसर क्या है, ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है प्लेजर है, ठीक है ना। वो कहता है विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ठीक है ना। वो कहता है दे फ्लैश्ड अपॉन माई इनवर्ड आइज, ठीक है ना, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो फिर ये क्या है, ब्लिस। इसका आंसर क्या होगा, जॉय का मतलब, आई एम सॉरी, वेल्थ का मतलब है किससे, आनंद से। फिर देखो विच ऑफ द टू वर्ड्स राइम इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा जो है उसमें वो कह रहा है कि फर्स्ट स्टैंजा की जो दो लास्ट लाइन है, हमें पता था कि इसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी और फिर सी सी। इसका मतलब लास्ट जो है वो क्या है, हर स्टैंजा में एक लास्ट में कपलेट है। इस डैफोडिल की राइम स्कीम में ए बी सी सी, तो इसका मतलब लास्ट में कपलेट है सी सी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि भाई वो लास्ट फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट वर्ड क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ट्रीज एंड बीज। वो कह रहा है, देखो यहाँ पे कहता है बिसाइड द लेक, बिसाइड द लेक, अंडर द ट्रीज, बिसाइड द लेक, अंडर द ट्रीज। फिर वो कहता है फ्लटरिंग एंड डांसिंग, फ्लटरिंग एंड डांसिंग। फिर वो कहता है इन द ब्रीज। तो देखो ट्रीज और ब्रीज, तो ये राइम कर रहे हैं, तो क्या वर्ड हो गए, आंसर क्या हो गया, ट्रीज एंड ब्रीज, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना कि फर्स्ट स्टैंजा जो है उसकी जो लास्ट कपलेट में कौन कौन से वर्ड हैं, सेकंड स्टैंजा के लास्ट कपलेट में कौन कौन से हैं, थर्ड स्टैंजा के लास्ट कपलेट में कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद लास्ट स्टैंजा के जो कपलेट है उसमें कौन कौन से वर्ड जो है लास्ट में राइम कर रहे हैं, ये आपको देख लेना है। क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आए तो अगली बार हो सकता है सेकंड स्टैंजा की पूछ लें, थर्ड की पूछ लें, फोर्थ की पूछ लें। फिर देखो वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द डैफोडिल ए होस्ट। देखो यदि ए होस्ट का यदि लिटरल मीनिंग देखा जाए तो होस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। होस्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग, ठीक है ना। आप कह सकते हो ए
ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। तो देखो वैसे ही आपको पता है कि होस्ट का मतलब क्या होता है, होस्ट का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग, ठीक है ना। वो कहता है ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, ठीक है ना। तो अब इसमें वो पूछ रहा है कि होस्ट का मतलब क्या है, तो देखो समवन इन्विटेशन हु एंटरटेन्स बाय, ये होता नहीं है। एन ऑर्गेनिज्म दैट हार्बर अनदर इनसाइड, ये होता नहीं है। फिर ए होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स, तो देखो होल पूरी आर्मी, फ्लावर्स की हाल आर्मी, ठीक है ना। तो यही होता है ना। तो ये वैसे भी आप यदि होस्ट का लिटरल मीनिंग भी पता हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यानी बहुत सारे लोगों का समूह। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, डैफोडिल्स की। ओ ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, गोल्डन डैफोडिल्स का बहुत सारा समूह। फिर देखो ए फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन दे स्ट्रेस्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन फ्रॉम द पोइम। देखो कह रहा है वो डैफोडिल्स जो है कभी ना खत्म होने वाली लाइन में फैले हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि डैफोडिल्स की लाइन कभी खत्म ही नहीं हो, बहुत सारे डैफोडिल्स हैं, तो वो उसका एग्जैजरेशन कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, एग्जैजरेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, एग्जैजरेशन। और जब आप किसी पोइम में एग्जैजरेशन करते हो तो वो क्या होता है, हाइपरबली। क्या होता है उसमें, हाइपरबली, ठीक है ना। अलिट्रेशन जो है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है। मेटाफर कंपैरिजन होता है विदाउट यूजिंग लाइक और एज। और क्लाइमैक्स जो होता है वो आइडियाज़ का या वर्ड्स जो है उनको असेंडिंग ऑर्डर के इंपॉर्टेंस में आप रखते हैं, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स, ठीक है ना। जैसे मान लो वो आप कोई आदमी कहे कि जैसे उसका, जैसे मैंने कहा, उसने कहा कि कल रात को चोरी हुई उसका टीवी, ठीक है ना। फिर उसके बाद टीवी के बाद कहें कि भाई उसका टीवी, उसके बच्चे, उसके वाइफ, तीनों खत्म हो गए, ठीक है ना। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में इंपॉर्टेंस हुआ तो इसे कहते हैं क्लाइमैक्स। फाइन। फिर देखो नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन द ईयर। देखो ये मैंने आपको बताया था कि देखो वर्ड्सवर्थ पर जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको वर्ड्सवर्थ पे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और भी अंदर से पूछ सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको पूरा वर्ड्सवर्थ के बारे में, रोमांटिक एज के बारे में सारा डिटेल में समझाया। तो देखो उसने कहा कि भाई विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन द ईयर, कब मरा, ठीक है ना। तो आपको दोनों ही ध्यान रखनी है कि 1770 से लेकर 1850 तक जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है उसका टाइम पीरियड है। तो डेथ कब हुई, 1850 में, ठीक है। 1843 में उसको पोइट लॉरेट बनाया गया, 1850 में उसकी डेथ हो गई। फाइन। फिर देखो इन द पोएम डैफोडिल्स द वर्ड जोकंड मीन्स। देखो वर्ड डैफोडिल में जोकंड का मतलब क्या है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर वर्ड है, आप यदि पोएम पढ़ेंगे तो JOCUND, जोकंड कंपनी। देखो जब वर्ड्सवर्थ ने 1802 में पोएम लिखी, 1802 में वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को देखा, अल्स वाटर लेक के यहाँ। 1804 में उसने पोएम लिखी और 1807 में उसकी पोएम पब्लिश हुई। जब 1807 में पोएम पब्लिश हुई उसके बाद मैंने बताया आपको 1815 में उसने पोएम को रिवाइज किया, ठीक है। और जब रिवाइज किया तो उसने वर्ड यूज किया था जोकंड। लेकिन रिवीजन से पहले जब 1807 में जब ये पोएम थी तब उसने इस जोकंड की जगह लिखा हुआ था वर्ड लाफिंग। ये वर्ड उसने बाद में, पहले क्या था, लाफिंग वर्ड था 1807 में, लेकिन 1815 के एडिशन में उसने इस लाफिंग को हटाकर क्या वर्ड यूज कर दिया था, जोकंड। क्या यूज कर दिया था, जोकंड। और जोकंड का मतलब होता है हैप्पी या जॉयस, खुश, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आंसर क्या है, जॉयस, यही है। ना मेलनकली है, ना बोरिंग है, ना हेटफुल है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ जोकंड कंपनी जो वर्ड है ये भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। जोकंड कंपनी जो है उसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज हो रहा है। कौन सी लिटरेरी टर्म का यूज हो रहा है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, ठीक है। इसका मतलब होता है आप एडजेक्टिव का ट्रांसफर करते हो, ट्रांसफर द एडजेक्टिव फ्रॉम इट्स एप्रोप्रिएट प्लेस टू अनदर। आप जहां पर एडजेक्टिव का यूज होना चाहिए उसकी जगह उसका ट्रांसफर दूसरी जगह कर देते हो, इसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। जैसे आपने कहा जोकंड कंपनी, जोकंड का था हैप्पी, तो कंपनी इटसेल्फ इज नॉट हैप्पी। कंपनी खुश थोड़ी है, कंपनी में जो लोग होते हैं वो खुश होते हैं। जैसे मैंने कहा कंपनी खुश है तो कंपनी खुश थोड़ी होगी, ठीक है ना। इट इज नॉट द कंपनी विच इज हैप्पी, इट इज द पीपल हु आर इन दैट कंपनी आर हैप्पी। जो लोग उस कंपनी में हैं वो हैप्पी हैं, जो उस संगति में है, उस ग्रुपिंग में है, उस गैदरिंग में है, वो लोग खुश हैं, ना कि कंपनी खुश है। तो आपने क्या किया, लोगों के लिए या किसी भी चीज के लिए खुश होने के लिए कहना था आपको, लेकिन वो खुश होने का शब्द आपने कहां ट्रांसफर कर दिया, कंपनी के आगे कर दिया। तो इसे कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। फाइन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 10,000 सो आई एट वंस दिस लाइन फ्रॉम डैफोडिल्स इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो 10,000, 10,000 देखे, तो देखो बहुत सारे देखे थे उसने, लेकिन उसने उसको कह दिया 10,000, 10। तो क्या कर दिया, अपनी बात को वही बड़ा चढ़ा कर कहना। यदि आप एग्जैजरेशन करते हो, कोई भी इफेक्ट डालने के लिए जब आप एग्जैजरेशन करते, अच्छा सॉरी ये इसमें क्वेश्चन अलग पूछा है, आई एम सॉरी, मैं सोचा था ये पूछा है कौन सी लिटरेरी टर्म यूज हो रही है। तो यहाँ पूछता है 10,000 सो आई एट ग्लांस दिस लाइन
फ्रॉम डैफोडिल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये लाइन जो है डैफोडिल में किसका एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पे तो पूछा नहीं है, यदि वैसे यदि हम देखेंगे तो इसमें हाइपरबोली का यूज हो रहा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन कुछ और पूछा है किसका एग्जाम्पल है। तो इसमें देखो कुछ इमेजरीज का यूज हो रहा है, विजुअल इमेजरी, ऑडिटरी इमेजरी, ऑल्फैक्टरी इमेजरी और टैक्टाइल इमेजरी। तो देखो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इमेजरी क्या होता है, IMAGERY, ठीक है। एक बार ये भी ध्यान रखना, IMAGE इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इमेज, पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, इमेज। अब उसी तरीके से IMAGERE का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इमेजरी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इमेजरी, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है इमेज और इमेजरी, ठीक है ना। चलो हमारा पॉइंट अभी ये नहीं है, हमारा पॉइंट ये है कि इमेजरी क्या होता है। तो कोई इमेजरी का मतलब होता है आप कोई यूज करें वर्ड या फिर कोई लैंग्वेज यूज करें, ठीक है ना। तो क्या होता है, यूज ऑफ वर्ड, ठीक है, किसी वर्ड का यूज करना, और लैंग्वेज या फिर कोई भी आप लैंग्वेज का यूज करते हो, आप किसी भी वर्ड का या लैंग्वेज का यूज करते हो, ठीक है ना। जो कैसी लैंग्वेज का यूज करते हो, विच अपील्स कह सकते हो, इवोक्स कह सकते हो, जो अपील करती है, आकर्षित करती है या इवोक्स करती है किसको, द रीडर्स मतलब पाठकों को क्या किसको करती है, सेंस ऑर्गन, जो उसके सेंस ऑर्गन को अपील करती है। हमारे सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक तो होता है साइट, एक होता है स्मेल, एक होता है टच, एक होता है टेस्ट और एक होता है हियर, ठीक है ना। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। तो ऐसे वर्ड यूज करें आप, ऐसी लैंग्वेज यूज करें जो आपके सेंस ऑर्गन्स को अपील करे। और भी चीजें इसमें होती है, लेकिन मैं एक बेसिक बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे देखो, जैसे यहां पर है, जैसे मैंने कहा विजुअल, ठीक है ना। यदि आप ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो आपके सेंस ऑफ साइट्स को अपील कर रही है, किसको, सेंस ऑफ साइट, यदि वो आपके सेंस ऑफ साइट को अपील कर रही है तो वो कहलाती है विजुअल इमेजरी, ठीक है। यदि आप ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहे हो जो कि आपके सेंस ऑफ हियरिंग को, किसको, सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने, आपके कानों को आकर्षित कर रही है, ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहे हो जो आपकी सेंस ऑफ हियरिंग को इवोक कर रही है, आकर्षित कर रही है, तो वो हो जाता है ऑडिटरी इमेजरी, ठीक है। फिर उसके बाद है ऑल्फैक्टरी, ठीक है। देखो आप ऐसे सेंस ऑर्गन मतलब ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहे हो जो आपके सेंस ऑफ स्मेल, आपकी सेंस ऑफ स्मेल को जो है, सूंघने की जो ऑर्गन है, नाक जो है, उसको आकर्षित कर रही है, तो वो कहते हैं ऑल्फैक्टरी, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट है टैक्टिकल इमेजरी। टैक्टिकल इमेजरी का मतलब होता है ऐसी इमेजरी जो आप यूज कर रहे हो जो आपके सेंस, कौन से सेंस को, सेंस ऑफ टच, जो आपके सेंस ऑफ टच को अपील करती है, उससे कहते हैं टैक्टिकल इमेजरी, ठीक है ना। एक और होती है गस्टटरी इमेजरी, ठीक है। एक और होती है गस्टटरी इमेजरी। गस्टटरी इमेजरी का मतलब होता है, देखो एक बच गया केवल आपका, ठीक है ना। हमने देखा साइट हो गया, हियरिंग हो गया, स्मेल हो गया, टच हो गया, ठीक है ना। अब एक ही बचा, कौन सा, सेंस ऑफ टेस्ट, जो आपके सेंस ऑफ टेस्ट को जो है अपील करती है, ठीक है। जो आपके सेंस ऑफ टेस्ट को अपील करती है वो क्या हो गया, गस्टटरी इमेजरी। तो हमने इमेजरीज की बात की सारी के कौन कौन सी इमेजरी होती है, ठीक है। एक हमने बात की कि भाई सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ, फिर उसके बाद गस्टटरी, GUS है ना, GUSTATORE, गस्टटरी इमेजरी किसे कहते हैं, जो आपके सेंस ऑफ टच को, जो आपके सेंस ऑफ टेस्ट को अपील करती है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो आपने कहीं किसी भी वर्ड में इस तरीके का, जैसे कोई कलर का मेंशन कर दिया, जैसे आपने कहा गोल्डन डैफोडिल्स, जैसे ही गोल्डन का तो आपके दिमाग में क्या होता है, आंखों के सामने पीला कलर नजर आता है। जैसे मैंने कहा बीच एंड ग्रीन, ठीक है ना, तो मेरी आंखों के सामने ग्रीन कलर आ जाएगा, फाइन। तो इस तरीके के वर्ड्स जिससे कि आप, जो आपकी आंखों को आकर्षित करें, आंखों को अपील करें, तो वो ऐसे वर्ड्स यूज करना पोइट्री में, तो क्या कहलाता है, विजुअल इमेजरी। तो देखो यहाँ पर होता है 10,000 आई सॉ, इसने क्लियर ही कह दिया, आई सॉ एट अ ग्लांस, एक नजर में देखना। अब देखने का काम तो क्या हो गया, विजुअल इमेजरी का हो गया, ठीक है। और इन इमेजरी के बारे में भी आप थोड़ा सा देख लें, देखना चाहें तो। देखो फिर है ऑडिटरी इमेजरी। ऑडिटरी का मतलब मैंने कहा सेंस ऑफ हियरिंग, कौन सी इमेजरी, नेक्स्ट है ऑडिटरी, हमने कहा AUDITORY, ऑडिटरी इमेजरी। ऑडिटरी इमेजरी क्या होता है, ऐसे वर्ड्स का यूज करें, ऐसी लैंग्वेज का यूज करें
जो आपके सेंस ऑफ हियरिंग को अपील करे, ठीक है ना, किसको अपील करे, सेंस ऑफ हियरिंग। अब इसमें क्या होता है, ऑडिटरी इमेजरी में अधिकतर क्या होता है, या तो वर्ड्स का रेपिटेशन किया जाता है, या तो क्या किया जाता है, वर्ड्स का रेपिटेशन, REPETITION, रेपिटेशन किया जाता है। तो इन्हीं शब्दों को बार बार में बोला जाता है, रेपिटेशन किया जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे कानों को अच्छा लगता है। अलिट्रेशन का यूज होता है, एसोनेंस का यूज होता है, बहुत ज्यादा अलिट्रेशन एसोनेंस वगैरह का यूज हो रहा है। इसका मतलब इसमें आपके लिए ऑडिटरी इमेजरी क्रिएट की जा रही है। एक और बहुत ज्यादा यूज होता है, वो होता है ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया, ठीक है ना। ओनोमेटोपिया मैंने आपको कहा था कि कोई भी साउंड जो है वर्ड, कोई भी साउंड, रिपीटिंग साउंड जो है आपको किसी मीनिंग सजेस्ट करे, एनिमल्स की साउंड होती है, वो सबको ओनोमेटोपिया कहते हैं। तो ओनोमेटोपिया है मान लो, या फिर आपका किसी रेपिटेशन हो रहा है, तो इस तरीके की इमेजरी जो है फिर आपके किसको आकर्षित करती है, वो चीज़ आपके कानों को आकर्षित करती है, हियरिंग सेंस को आकर्षित करती है, तो उसे कहते हैं ऑडिटरी इमेजरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपकी ऑल्फैक्टरी इमेजरी। मैंने कहा ऑल्फैक्टरी इमेजरी किसे कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इमेजरी का मतलब है कि वो जो आपके कौन से ऑर्गन को, सेंस ऑफ स्मेल, आपकी सेंस ऑफ स्मेल को जो है इवोक करती है, अपील करती है, उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी इमेजरी, ठीक है। तो एक बहुत ही फेमस राइटर है जिसका नाम है आगा शाहिद अली। देखो एक बहुत ही फेमस राइटर है आगा शाहिद अली, ठीक है ना। ये आगा शाहिद अली बॉर्न, कश्मीर बॉर्न अमेरिकन है, कश्मीर बॉर्न अमेरिकन। इसका मतलब आप इसको कह सकते हो डायस्पोरा राइटर है। ये राइटर जो है आगे जो है आप यदि नेट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ना। ये एक डायस्पोरा राइटर है, ठीक है, आगा शाहिद अली। हमें इस मतलब नहीं, हम तो हमारी जो है जो चीज़ समझना चाह रहे हैं ऑल्फैक्टरी में, जो उसकी एक पोइम है बहुत अच्छी, ठीक है ना, उसका नाम है द इवनिंग, EVEN, इवनिंग, जो कहता है वेट विथ रेन। फिर वो कहता है आगे इस लाइन में कहते हैं द स्मेल ऑफ डैम्प अर्थ अराइजेज। देखो पोएम का नाम भी ये है द इवनिंग वेट विथ रेन, ठीक है ना। वो कह रहा है द इवनिंग, इसकी पोएम है, उसमें कह रहा है द इवनिंग वेट विथ रेन, द स्मेल ऑफ डैम्प, डैम्प का होता है मॉइस्ट, गीली, ठीक है ना। द स्मेल ऑफ डैम्प अर्थ अराइजेज। वो कह रहा है इवनिंग जो है बारिश से गीली है, शाम का समय बारिश से गीली है। और फिर वो कह रहा है जो नमी युक्त धरती है, नमी युक्त जमीन जो है, उसमें से क्या है, स्मेल आ रही है, जैसे ना आप गीली गीली जमीन में से खुशबू सी आती है। तो देखो ये जब इस तरीके के वर्ड्स यूज कर रहा है कि द स्मेल ऑफ डैम्प अर्थ अराइजेज, वो कह रहा है कि भाई द इवनिंग वेट विथ रेन, इवनिंग जो है रेन से गीली है, द स्मेल ऑफ डैम्प अर्थ अराइजेज। और उसके बाद वो कह रहा है कि भाई ये जो स्मेल है, गीली धरती की जो स्मेल है वो ऊपर आ रही है, ठीक है। तो ये आपके जो है कौन से ऑर्गन्स को जो है आकर्षित कर रहा है, ये आपके स्मेल वाले यानी नाक, स्मेल वाले सेंस ऑर्गन को आकर्षित कर रहा है। तो इस तरीके की इमेजरी जब यूज होती है तो उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी इमेजरी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इमेजरी जो हमने इसमें आपके ऑप्शन में दी है वो बता देता हूं आपको, टैक्टिकल इमेजरी, है ना। देखो हमने टैक्टिकल इमेजरी की भी बात की, टैक्टिकल इमेजरी क्या होता है। देखो टैक्टिकल इमेजरी मैंने आपको बताया था, टैक्टिकल इमेजरी वो होती है जो आपके सेंस ऑफ टच को जो है क्या करती है, अपील करती है, सेंस ऑफ टच, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं द रफनेस ऑफ दिस स्वेटर, मैंने कहा इस स्वेटर, एक तो सॉफ्ट होता है, एक तो मैं कहूँ बड़ा सॉफ्ट स्वेटर। तो सॉफ्ट, जैसे ही सॉफ्ट की बात आएगी तो आपके टच वाले जो ऑर्गन्स हैं, टच वाले जो ऑर्गन्स है उसको अपील करती है। मैं कहूँ रफनेस ऑफ दिस स्वेटर, तो बड़ा रफ सा स्वेटर है, तो कौन से सेंस ऑफ टच को अपील करती है, ठीक है। एक मैंने आपको कहा था, एक और होती है जो इसमें ऑप्शन में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, गस्टटरी इमेजरी। एक होती है गस्टटरी, ठीक है ना। गस्टटरी इमेजरी क्या होता है, गस्टटरी इमेजरी का मतलब होता है कि जो आपके कौन से सेंस ऑर्गन को अपील करती है,
सेंस ऑफ कौन से को करती है, स्मेल, आई एम सॉरी, सेंस ऑफ टेस्ट को, किसको अपील करती है, सेंस ऑफ टेस्ट को। जैसे आपने मान लो इस तरीके के वर्ड हो, द स्वीट क्रिस्प टेस्ट ऑफ एप्पल, जैसे आपने कहा था स्वीट क्रिस्प टेस्ट ऑफ एप्पल, इस तरीके की लाइन है। तो ये जो वर्ड है स्वीट है, क्रिस्प है, टेस्ट, ये किसको अपील कर रहे हैं, आपके टेस्ट को, आपके सेंस ऑफ टेस्ट को अपील कर रहे हैं। तो ये कौन सी इमेजरी होगी, इमेजरी होगी गस्टेटरी इमेजरी। फाइन, इज इट क्लियर। तो कोई एक और इमेजरी आपको ध्यान रखना है, वो आपके सिलेबस में पोएम है उसमें यूज हो रही है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। किनेस्थेटिक इमेजरी, देखो किनेस्थेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, एक होता है किनेस्थेटिक इमेजरी, ठीक है ना। अब इसका प्रोनाउंसिएशन काइनेस्थेटिक भी इमेजरी है, लेकिन जो फर्स्ट जो है प्रायोरिटी पर है किनेस, KINESTHETIC, किनेस्थेटिक इमेजरी। अब देखो किनेस्थेटिक इमेजरी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट से रिलेटेड होता है, जो आपके मूवमेंट वाले सेंस ऑर्गन्स को एक्टिव करे, मतलब कोई चीज में मूवमेंट नजर आए। जैसे आप देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप जो है O2 वेस्ट विंड पढ़ते हो, तो देखो स्विफ्ट क्लाउड्स, वेस्ट विंड भी स्विफ्ट है, टेमलेस है, अनकंट्रोल है, ठीक है। इसके अलावा जो लीव्स हैं वो भी सारे के सारे में मूवमेंट नजर आ रहा है, क्लाउड्स में भी मूवमेंट नजर आ रहा है, वेव्स में भी मूवमेंट नजर आ रहा है, मेडिटेरेनियन ओशन में भी, अटलांटिक मेडिटेरेनियन सी में भी, अटलांटिक ओशन में भी, सब जगह इसमें मूवमेंट नजर आ रहा है। वेव्स हैं, क्लाउड्स हैं, ठीक है ना, इसके अलावा लीव्स हैं। तो जो वेस्ट विंड जो है उसका खुद का मूवमेंट इधर उधर, वो कह रहा है कि वेस्ट विंड इज ब्लोइंग हियर एंड देयर, ठीक है। तो जो वो मूवमेंट के सेंस आते हैं तो उसे बोलते हैं, जब इस तरीके की इमेजरी, इस तरीके के वर्ड्स यूज होते हैं जिसमें मूवमेंट नजर आता है, तो उसे बोलते हैं किनेस्थेटिक इमेजरी। तो ये कुछ इमेजरीज हैं जो मैंने आपको बताया, तो हो सकता है आपको एग्जाम नेक्स्ट टाइम पे कुछ और कोई सी भी पोएम किसी भी जगह पूछकर इन इमेजरीज के बारे में पूछे, तो मैंने आपको इमेजरी के बारे में बता दिया, ठीक है। मेन तो ये आपके सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, और ये किनेस्थेटिक इमेजरी आपकी O2 द वेस्ट विंड में यूज हो ही रही है। फाइन, आगे देखिए। नेक्स्ट है, वेयर एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट स्पाई द 10,000 डैफोडिल्स मेंशन इन दिस पोएम। वर्ड्सवर्थ ने सबसे पहले 10,000 डैफोडिल्स को कहां पर देखा, ठीक है ना। तो देखो अभी अभी हमने देखा था कि भाई उसमें ये लाइन है कि आई एट वंस सॉ, ठीक है ना। वो कहता है 10,000 डैफोडिल्स आई सॉ बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्रीज। तो देखो बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्रीज, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले उसने डैफोडिल्स को कहां देखा, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, ठीक है। इसमें और ऑप्शन है हाई ऑन द हिल्स एंड वेल्स। तो इसमें कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं बच्चे, तो हाई ऑन द हिल्स ऑन वेल्स, तो देखो यहां पर तो उसने क्लाउड्स को देखा था, ये क्लाउड्स जो है, ठीक है ना, वेल्स पर और हिल्स के ऊपर थे। वो अपने आप को कंपैरिजन करता है कि आई वॉन्डर्ड लॉन्ली एज अ क्लाउड, ठीक है ना। वो जब कहता है दैट फ्लोट्स ओवर हिल्स एंड वेल्स, तो वो क्लाउड्स की बात कर रहा है, डैफोडिल्स की नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे ऑन द मिल्की वे एट नाइट, तो मिल्की वे पर तो स्टार्स होते हैं, स्टार्स से कंपैरिजन करता है वो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। बिसाइड द ट्री, पेड़ के बगल में नहीं, कहाँ पर, बिसाइड द लेक, लेक के बगल में और पेड़ के नीचे, और लेक कौन सी है, अल्स वाटर लेक, ठीक है। When according to Wordsworth do the daffodils flash upon his inward eyes। देखो फ्लैश का मतलब होता है appeared suddenly, कोई चीज अचानक आ जाए उसे कहते हैं फ्लैश, ठीक है। और उसके बाद इनवर्ड आइज का मतलब होता है इमेजिनेशन, IMAGINATION, इमेजिनेशन, ठीक है ना। इनवर्ड आई का मतलब क्या होता है, इमेजिनेशन। तो कह तब वो अचानक मेरी जो है इमेजिनेशन में आए, ठीक है ना। अब अचानक इमेजिनेशन में कब आए, ठीक है ना। वो कहता है व्हेन ऑफ्ट आई ऑन माई काउच, आई ऑन व्हेन ऑफ्ट ऑन माई काउच आई ले, ठीक है। जब कभी भी मैं अपने बेड पर लेटा होता हूँ, इन वैकेंट, फिर वो कहता है कब, इन वैकेंट एंड पेंसिव मूड, जब मैं बिल्कुल खाली होता हूँ, बिल्कुल फ्री टाइम में होता हूं और बड़े मेडिटेटिव, थॉटफुल या सैडफुल मूड में होता हूं, तब मैं, वो कहता है कि उस समय मैं क्या करता हूं, डैफोडिल्स को याद करता हूं, ठीक है ना। तब वो कहता है दे फ्लैश्ड अपॉन माय इनवर्ड आइज, दिस इज दैट विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो वो यही कह रहा है कि वो जो है कब जो है अचानक उसकी इमेजिनेशन में आते हैं, तो कब आते हैं, व्हेन ही इज इन अ वेकेंट एंड पेंसिव मूड। देखो जब वो वॉन्डरिंग कर रहा होता है तब नहीं आते,
ठीक है ना, सो रहा होता है तब नहीं आते, जो अपनी जॉकंड कंपनी में नहीं होता है जब भी नहीं आते, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। वो कह रहा है इमोशंस कब वापस आते हैं, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो देखो उसने वर्ड्सवर्थ ने कहा भी था इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब काम, पीस, ठीक है ना। वेकेंट मूड में जब आप खाली हो, शांत हो, बिल्कुल फ्री हो, उस वक्त जो है इमोशंस को आप याद करते हो। तो वो ये कह रहा है व्हेन ही इज इन अ वेकेंट। वेकेंट का मतलब क्या होता है, वेकेंट का मतलब होता है जब आप बिल्कुल आइडल हो, बिल्कुल खाली हो, लेजरली मूड में हो बिल्कुल, तब उस वक्त। और जब आप मेडिटेटिव या थॉटफुल या फिर आप जो है कैसे सैड मूड में हो, उस वक्त जो है आप एकदम से उनको याद करते हो। और दिस इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और यही एकांत का आनंद है। फिर देखो दोबारा ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आइज विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, व्हाट इन वर्ड्सवर्थ पोएम डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आइज। वो कह रहा है कि दे फ्लैश अपॉन, देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आइज, वो वे मतलब कौन, डैफोडिल्स, वे अचानक जो है मेरी जो है कल्पनाओं में आ जाते हैं। और यही एकांत का आनंद है। एकांत का आनंद यही है कि आप किसी चीज के बारे में सोचो तो वो अचानक आपके दिमाग में कल्पनाओं में आ जाती है। फिर वो कह रहा है कि व्हाट इन वर्ड्सवर्थ पोएम डैफोडिल फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आइज, उसकी कल्पनाओं में अचानक क्या आ जाता है। तो इसमें क्या आ जाता है, उसकी कल्पनाओं में अचानक डैफोडिल्स आते हैं। तो देखो स्टार दैट शाइन नहीं है, लोनली क्लाउड्स नहीं है, तो क्या आंसर होगा, द डैफोडिल्स। देखो जिनमें ज़्यादा समझाने का है नहीं है, डायरेक्ट टेक्स्ट में से, उसमें तो आपको क्या मैं आपको बताऊंगा ना, इसमें कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिन चीज़ों में एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। वर्ड्सवर्थ कंपेयर द स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल्स, वर्ड्सवर्थ जो डैफोडिल्स बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, ठीक है ना, इन इज पोएम डैफोडिल्स टू द वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स, किससे कंपेयर करता है, जो डैफोडिल्स बहुत इधर उधर तक फैले हुए हैं उनसे वो किस चीज़ से तुलना करता है। तो वो कहता है ना कंटिन्यूस, ठीक है ना, दे स्ट्रेच इन एन नेवर एंडिंग लाइन, वो कंटिन्यूस नेवर एंडिंग लाइन में फैले हुए हैं। किससे तुलना करता है, जैसे कि कंटिन्यूस एज अ स्टार्स शाइन्स, जो कह रहा है जैसे ऐसे कंटिन्यूस हैं जैसे स्टार्स जो है चमक रहे हैं इन द मिल्की वे, किसमें, आकाशगंगा में। तो किससे कंपैरिजन करता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन द मिल्की वे। इसका मतलब किससे कंपैरिजन करता है, जो आकाशगंगा गैलेक्सी में जो तारे टिमटिमा रहे हैं उनकी तरह ये जो डैफोडिल्स कंटिन्यूस है और नेवर एंडिंग है। फिर देखो द फिगर ऑफ स्पीच टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। देखो टॉसिंग का मतलब होता है मूविंग अप एंड डाउन, ठीक है ना, जैसे हवा चलती है तो डैफोडिल्स जो है हवा के साथ क्या करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है ना। तो वो कह रहा है टॉसिंग देयर हेड्स, अपने सिर को वो ऊपर नीचे करते हैं, स्प्राइटली डांस, और बहुत ज़्यादा इंथ्यूसियास्टिक, जोश में, लाइवली, एनर्जेटिक रूप से वो क्या है, उनका डांस है, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है, देखो टॉसिंग देयर हेड्स। अब देखो यहाँ पर हेड वर्ड जो है किसके लिए यूज होता है, लिविंग बीइंग के लिए होता है। सिर तो लिविंग बीइंग का होता है, ठीक है ना। अब उसकी जगह आपने जो लिविंग बीइंग के, ह्यूमन बीइंग के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसी चीज़ को दे दिए, निर्जीव चीज़ को दे दिए। तो लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टरिस्टिक जो है नॉन लिविंग को दे देना क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ किसका यूज हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन का। फाइन, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, लेकिन ये स्प्राइटली डांस जो है इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज हो रहा है, क्योंकि डांस जो है वो इंथ्यूसियास्टिक थोड़ी है। जो डांस करने वाले इंथ्यूसियास्टिक होते हैं, डांस खुद इंथ्यूसियास्टिक हो जाता है क्या। जैसे हम कहते हैं स्लीपलेस पिलो, तो पिलो स्लीपलेस थोड़ी होती है, जो आदमी सो रहा है वो स्लीपलेस है, ठीक है ना। पिलो स्लीपलेस थोड़ी आती है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। हम कहते हैं वेरी वे, थके हुए रास्ते, रास्ते थके हुए थोड़ी है, थका हुआ तो कौन है, किसान है। हम कहते हैं एज योर सिस्टर, तो नीली बहन, तो नीली बहन हवा नीली थोड़ी, इट इज द क्लाउड विच इज ब्लू, ठीक है ना। ये सब ट्रांसफर्ड एपिथेट के, जैसे एम्बाम डार्कनेस, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं मेलोडियस प्लॉट, तो प्लॉट जो है मेलोडियस थोड़ी है, इट इज द सॉन्ग ऑफ द स्काईलार्क या इट इज द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल दैट इज मेलोडियस, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जहां जिसका यूज होना है वहां की जगह दूसरी जगह उस एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसे कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहाँ पे डांस इज नॉट इंथुसियास्टिक, डांस इज नॉट लाइवली, डांस इज नॉट हैप्पी। डांस प्रफुल्ल थोड़ी है, डांस करने वाले प्रफुल्ल हैं, डांस करने वाले इंथुसियास्टिक हैं। तो आपने क्या किया, स्प्राइटली का यूज किसके लिए करना चाहिए था, जो डांस कर रहे हैं वो है, ठीक है ना, लेकिन डांस के लिए कर दिया, तो ट्रांसफर कर दिया एडजेक्टिव का। तो इसे यहाँ पर इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है, ध्यान रखना, ओके। लेकिन अभी वो हमसे ये पूछ रहा है, ऑप्शंस इस तरीके के हैं, ठीक है ना, तो हमें उसका ध्यान रखना है ना। वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट्स द डैफोडिल्स इन, वर्ड्सवर्थ जो है डैफोडिल्स को याद करता है, कब याद करता है। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, कब याद करता है, ठीक है ना। वो कह रहा है, जब वो कहता है ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई लाई
इन वेकेंट एंड पेंसिव मूड, द फ्लैश अपॉन माई इनवर्ड आइज, दिस इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ठीक है ना, तो कब याद करता है? इन वेकेंट एंड पेंसिव मूड, जब वो अपने वेकेंट और पेंसिव मूड में होता है, जब वो खाली होता है और मेडिटेटिव मूड में होता है, जब इसको डैफोडिल्स को याद करता है। फिर देखो नेक्स्ट कहता है वो, हाउ मेनी डैफोडिल्स डिड द पोइट सी एट ग्लांस, एक नज़र में डैफोडिल्स कितने, एक नज़र में वर्ड्सवर्थ कितने डैफोडिल्स को देखता है? तो कहता है 10,000। ठीक है ना, आई सॉ एट अ ग्लांस, एक बार में मैंने 10,000 को देखा, तो कितने हो गए? आंसर क्या हो गया? 10,000। फाइन। फिर देखो ये मैं आपको अब रिपीट नहीं कर रहा, आपके सामने लिख रहा है कि स्कूल लेक्चर 2011 में क्वेश्चन आया था, ये सारे के सारे क्वेश्चन यहीं लिख रहे हैं, इसलिए मैं बार बार में रिपीट नहीं कर रहा। जितने भी एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको रिपीट नहीं कर रहा कि भाई ये इसमें आया था, इसमें आया था, क्योंकि सब सामने लिखा हुआ है आपके, है ना। ये स्कूल लेक्चर 2013 में आया था, सबके नीचे लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं ना। उनको बार बार मैं रिपीट करना कि ये इस एग्जाम में आया था, इससे आपका लिख ही रहा है। फिर देखो, वेयर डिड द पोइट सी द डैफोडिल्स, पोइट्स ने डैफोडिल को कहाँ देखा? ये देखो स्कूल लेक्चर 2011 में है, तो कहाँ देखा? बहुत ईजी सा है। ठीक है, आपको पता है कहाँ पर देखा था? मार्जिन ऑफ द बे। मार्जिन मैंने आपको बताया था बैंक, और बे जो है उस किसके लिए यूज हो रहा है? अल्स वाटर लेक के लिए वर्ड यूज हो रहा है बे। तो यहाँ पर बे क्या है? अल्स वाटर लेक। ठीक है, और मार्जिन का मतलब क्या है? बैंक। तो आया था ना, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, तो कहाँ पर देखा? अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे। और ये एग्जैक्टली टेक्स्ट का वर्ड है, आप बार बार में टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा ना। फिर नेक्स्ट है, ये भी 2011 में आया हुआ है, वेयर वॉज द डैफोडिल्स, व्हाट वर द डैफोडिल्स डूइंग, डैफोडिल्स क्या कर रहे थे? ठीक है, तो इसको लेक्चर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट वर द डैफोडिल्स डूइंग, डैफोडिल्स क्या कर रहे थे? तो देखो, वॉन्डरिंग ओवर द क्लाउड्स, क्लाउड्स के ऊपर वॉन्डरिंग कर रहे थे क्या? डैफोडिल्स क्यों करेंगे क्लाउड्स पे वॉन्डरिंग? ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, फ्लोटिंग हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, तो डैफोडिल्स जो है वेल्स और हिल्स के ऊपर जो है फ्लोट करेंगे क्या? बहेंगे? ऐसा भी नहीं कर सकते। स्पार्किंग वेव्स इन ग्ली, चमक रहे हैं वेव्स इन ग्ली, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। वो ये कह रहा है कि भाई ये जो चमकती वेव्स हैं खुशी में, स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, तो कह रहा है कि चमकती जो लहरें हैं वो खुश हैं। तो इसका डैफोडिल्स से क्या मतलब? हम तो पूछ रहे हैं डैफोडिल्स जो है वो कहाँ पर हैं। ठीक है ना, तो बस वो डैफोडिल्स जो है क्या कर रहे हैं? तो डैफोडिल्स क्या कर रहे हैं? टॉसिंग देयर हेड्स, वो अपने हेड्स को क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, स्प्राइटली डांस, और बड़े एंथुसियास्टिक होकर वो डांस कर रहे हैं। तो यही काम कर रहे हैं डैफोडिल्स। ठीक है ना, और तो कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हमने जो है आपके सारे के सारे जो है लास्ट ईयर्स में जो भी अब तक 8 बार जो है आपका स्कूल लेक्चरशिप का पेपर हो गया, उनके सारे के सारे जो है क्वेश्चंस हमने ये सॉल्व कर लिए। इसी तरीके से हम सारे के सारे जो पूरे जितने भी पेपर्स हैं सबका टॉपिक वाइज सारे के सारे जो है क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे। और आपको पहले उसका टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद फिर आपको जो भी नहीं आया उसमें, और फिर इसके बाद जो है आपको 1 दिन का गैप रहेगा, और 1 दिन के बाद अब आपका जो है, अभी तो आप इस टेस्ट को देंगे, फिर उसके बाद 1 दिन का गैप देने के बाद फिर आपका वो 30 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। और वो आपके सारे के सारे जो टेस्ट हैं उनमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सारे टेस्ट हैं, देखिए, और सारे के सारे टेस्टों में डिटेल एक्सप्लेनेशन है। और वो एक्सप्लेनेशन इस तरीके से डिज़ाइन की हुई है, क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और जिन जो पहले के 1-2 टेस्ट हैं जिनमें डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो हम उसमें भी धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन कर देंगे। अब जितने भी टेस्ट आएंगे सब में डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी, पहले के में भी है, लेकिन अब जो है सारे के सारे क्वेश्चन में डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दी। पहले तो क्या है, जैसा लगता था कि भाई ये तो बस सीधी इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं किया था, लेकिन अब सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लिया। आप एक बार टेस्ट देंगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। फाइन। और टेस्ट सीरीज के बारे में आपको पता ही है, हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज कितनी दमदार तरीके से होती है कि आपका वो टेस्ट सीरीज से कोर्स का कई बार रिवीजन हो जाता है। फाइन, ओके, थैंक यू।